जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। पुष्पांजलि, सुमित, कुमारी काजल मौर्य, उमा शंकर, शाहबाज, अरुण कुमार, नेहा कुमारी, अंकिता, प्रियंका, मोहम्मद फैजान, जुबली, राहुल, अक्षय, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, और जिसकी प्यारे बच्चे अगली क्लास पे हम लोग चलेंगे अभी। और वो क्लास हमारी शुरू होगी आज की 1875 से। पिछले वाले में हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, कांग्रेस के बारे में हमने जाना था, कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। ठीक है, आगे शुरू करें। तो 1875 में एक तो आप लोग याद रखेंगे 1875 का इंडिया लीग, जिसको किसने बनाया था? शिशिर कुमार घोष ने। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? इसके बाद में आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपको पता होना चाहिए, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तब भी कौन स्वदेशी आंदोलन के लिए कि भाई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, हम लोगों को अपनी ही चीजें अपनानी चाहिए, तो उसका भी नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और भारत की स्वतंत्रता के लिए ही एक संस्था काम कर रही थी, इंडिया लीग। ठीक है, अच्छा। फिर जो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय सुधार आंदोलन, जैसे उसमें हमने पढ़ा राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों को, ऐसे ही प्रयास किए 1875 गिरगांव मुंबई से 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। बचपन का नाम इनके का मूल शंकर था। तो इतना पूछा जाता है दोस्त कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? कब हुई बोलेंगे? 1875 में। और क्या नारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने? सत्यार्थ प्रकाश। इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, और इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। जैसे कि मार्टिन लूथर की हम बात करते हैं, मार्टिन लूथर ने क्या किया आपका? अगर हम बात करें अमेरिकी महाद्वीप में लोगों को एक सही मार्ग पर ले जाने का काम उन्होंने किया। और सही मार्ग से मतलब क्या था? सही मार्ग से मतलब था कि पुरानी जो प्यारे बच्चे अंधविश्वास की चीजें थी उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाना। जैसे आर्य समाज में आप जानते हैं, आर्य समाज में ही नियम बना था सबसे पहले लड़कियों की उम्र को लेकर के कि उनकी शादी के लिए सबसे कम न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। और जब उस समय पर 24 नियम हुआ करते थे, अभी तो कुल मिलाकर के मतलब 10 नियम के आसपास ही फॉलो करते हैं आर्य समाज में। ठीक है, वेरी गुड जागृति कुमारी, एकदम सही उत्तर है, वेरी गुड। चल जी, आगे आएंगे। तो क्या बोलेंगे? भारत के मार्टिन लूथर कौन कहे जाते हैं? भारत के मार्टिन लूथर कौन कहे जाते हैं? आगे चलेंगे भैया, नेक्स्ट है। इन्होंने बाल विवाह के लिए कार्य किए, और इन्होंने बोला लड़की की एज कम से कम 16 वर्ष। और समझ रहे हैं कब बात कर रहे हैं इसकी? 1875 के आसपास के समय पर प्यारे बच्चे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी बोलेंगे एक बार? बहुत बढ़िया, चलो। और 25 वर्ष इन्होंने क्या की? लड़के की उम्र तय की, लड़के की उम्र। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना 1833 नहीं 83, 1883, 1883। भाई जैसे पुरुष समाज बना आर्य समाज, तो ऐसे ही पूछा जाता है कि वो कौन थी जिसने आर्य महिला समाज, यानी महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, महिलाओं के सुदृढ़ीकरण, यानी कि महिलाएं, वुमेन जो एम्पावरमेंट की बात थी वो किसने की उस समय पर? पंडिता रमाबाई ने की थी। ठीक है, आगे आएंगे। आर्य समाज से जुड़े हुए पत्र कौन से हैं? सुधर्मा और सुभाष पत्र। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है दोस्त कि जो सुभाष पत्र है, सुभाष पत्र का संबंध किस संस्था से है? तो क्या आंसर आएगा हमारा? क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, चलो भाई आगे। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। सूरज नाविक भाई, निर्भर करता है आपकी तैयारी के ऊपर, आपकी तैयारी कैसी है। थियोसोफिकल सोसाइटी ये दरअसल में एक आध्यात्मिक संस्था थी, आध्यात्मिक संस्था थी। इन्होंने लोगों से बोला कि जो जातीय भेदभाव है, या अगर बात करें बहुत जगह पर, जैसे
हमारे देश में जाति एक बड़ा विषय है, लेकिन जातियां सभी देशों में नहीं है, लेकिन वर्ग वहां भी बने हुए हैं। कहीं पर अमीर और गरीब की लड़ाई है, कहीं पर काले और गोरे का भेद है। तो ये इन्होंने बोला कि किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव और किसी भी प्रकार की जो नस्ल भेद की चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो नस्ल भेद को दूर करने के लिए स्थापना की 1875 न्यूयॉर्क में। ठीक है। कौन थे संस्थापक? मैडम हेलेना विलावाटस्की और हेनरी स्टील अलकाट। ठीक है। ये हेडम क्या बोलोगे, मैडम हेलेना विलाटवस्की थी और हेनरी स्टील अलकाट थे। ये सर हेनरी स्टील अलकाट बोलते, रसिया से थे। ठीक है, यूएस से। 1879 में मुंबई में कार्यालय खोला। यानी अगर हम बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना कहां पर हुई है, बोलेंगे न्यूयॉर्क में। और कितने 4 वर्षों के बाद इनको लगा कि भारत में भी जातीय भेदभाव जैसी चीजें हैं, तो इन्होंने अपना एक कार्यालय कहां पर खोला? मुंबई में खोला। फिर आगे चल के चेन्नई में भी इन्होंने अपना कार्यालय खोला। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई और कौन उसके संस्थापक हैं। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रख लेनी है। चलो भाई, भैया जी, जनजातियां प्यारे बच्चे, मैं स्टैटिक में एक बार पहले करा चुका था। जनजातियां ज्योग्राफी का टॉपिक है, जाती स्टैटिक जीके का टॉपिक है नहीं। वो तो मैं करा देता था जब होता था कि भाई हाँ टाइम है और भी एक दो क्लास कुछ हो जाए। ठीक है, जैसे हम परिवहन करते थे स्टैटिक में। परिवहन स्टैटिक का टॉपिक नहीं है। अब ऐसे करने को तो हम स्टैटिक में सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे 1886 में चेन्नई में कार्यालय खोला इन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है इसमें एनी बेसेंट। 1889 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल आंदोलन से जुड़ी। एनी बेसेंट कहाँ की है? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। इनके पति ने इनको छोड़ दिया था, तो उसके बाद ये एक एक्टिविस्ट रही दुनिया में। आयरलैंड, भारत से बहुत प्यार था इन्हें और जुड़ी ही रही, मतलब अंततः भारत की नागरिकता भी इन्होंने ली और भारत से ही जुड़ी रही। 1847 में जन्मी थी और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। 1933 में इनकी मृत्यु हुई, सॉरी। अडियार चेन्नई में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई थी। 1893 में भारत आई और 1893 बहुत इंपोर्टेंट ईयर है। 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। 1893 में ये भारत आई और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सभा में। 1893 बड़ा महत्वपूर्ण ईयर माना जाता है। ये तीन बड़े व्यक्तियों से जुड़ा हुआ वर्ष है। वेरी गुड अभय शुक्ला जी, बहुत शानदार। तो 1893 में भारत आई और किस सोसाइटी से जुड़ी हुई है? थियोसोफिकल सोसाइटी से। थियोसोफिकल से, यानी जुड़ने के 4 वर्षों के बाद ही भारत आ गई। और भारत में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, CHC जिसको हम बोलते हैं। CHC, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में इन्होंने बनाया, बनारस में। और सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल करके क्या बना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना, BHU बना। ठीक है, क्या बोलेंगे? यही 1916 में क्या हो गया? BHU बन गया। बहुत बढ़िया सर, क्या मैं जो PDF आती है उससे पढ़ लिया करूं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते, अच्छा विकल्प है। आप चाहे PDF से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखें। आगे आएंगे। तो क्या बन गया? 1916 में BHU बन गया। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किसी एक व्यक्ति ने पूरे देश से चंदा मांगा और यहां पर किसने चंदा दिया था सबसे ज्यादा? राजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा थे राजा गंगा सिंह। राजा गंगा सिंह की मदद से, और लगभग पूरे देश ने इसके लिए डोनेशन दिया। चलो भाई, सर एप्लीकेशन पे कोई कोई वीडियो नहीं है, ठीक है मैं दिखवा लूंगा भाई, देख लेंगे।
चेंज कर लेंगे प्यारे बच्चे, वो लुसेंट में लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, 1882 नहीं 1875 होगा। बहुत बढ़िया। तो दिक्कत इस बात में, एक बच्चे ने कमेंट से भर दिया है सब कुछ, शिवम सिंह कह रहे सर एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी, ये आ गया। करते कमेंट। बीएचयू की फुल फॉर्म अभी बोलिए, सुने ध्यान से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था का गठन इन्होंने किया, किस चीज के लिए चलाई ये आपका एनी बेसेंट ने, जातीय भेदभाव बाल विवाह के विरोध में। देखो नस्ल भेद के लिए पहले से काम कर रही थी, जातीय जो प्रथा है वो भेदभाव के लिए पहले से काम कर रही थी, अब काम और क्या करने लगी है, बाल विवाह के विरोध में। 1907 में कर्नल अलकाट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1907 में क्या हो गया, कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई। और 1907 में, ध्यान से सुनना, 1907 में थियोसोफिकल की अध्यक्ष बनी है, थियोसोफिकल की अध्यक्ष बनी, थियोसोफिकल की अध्यक्षा ये बनी दोस्त। और कांग्रेस मैंने आपको बताया है कि 1917 में किसकी अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की, याद है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर एक, ये प्रथम भारतीय तो है नहीं, ये तो आयरलैंड की थी, मुझे बताएं कि सरोजनी नायडू कब बताई थी मैंने आपको अध्यक्ष। वेरी गुड सुजीत यादव, बहुत शानदार, बोलेंगे भाई एक बार। अभय शुक्ला जी बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल आती थी सौरभ, अपने लेख लिखे हैं इन्होंने हिंदी में। वेरी गुड आलोक कुमार झा जी, बहुत ठीक लिखते हुए। 1925, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया 1925, वेरी गुड। आगे चलेंगे जी। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन ये भी एक ऐसी संस्था थी जिसने सामाजिक सुधार के लिए काम किया। रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस कौन है, ये गुरु हैं, और स्वामी विवेकानंद जी हमारे पूरे यूथ के लिए एक इंस्पायरेशन का काम करते हैं, जिनका वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। ये इनके गुरुजी हैं रामकृष्ण परमहंस, और ये गुरुजी की पत्नी है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा इनसे, माँ शारदा बोलते हैं इनको, श्री माँ के नाम से भी जाना जाता है, श्री माँ और शारदा माँ। शारदा माँ कौन थी, तो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी, लेकिन इन्होंने कभी इनको अपनी पत्नी नहीं माना, ये इनको देवी मानते रहे। कहते हैं कि इनको माँ काली का रूप इनके अंदर दिखता था, और रामकृष्ण परमहंस को उन लोगों में से एक माना जाता है जिनको भगवान ने दर्शन दिए, साक्षात दर्शन। उन लोगों में से एक माना जाता है किनको, रामकृष्ण परमहंस को, ये अपनी इन्होंने सिद्धियों से ये दर्शन किए। और उन्हीं के शिष्य थे कौन, आपका स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अपने गुरुजी की शिक्षाओं को, जो उनके गुरु के उपदेश हैं, जो उनका कथन है, उसको वो दुनिया में सब जगह तक पहुंचाए, कि वो क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए। उसी के लिए इन्होंने फिर दुनिया का भ्रमण किया था, जिसके बारे में हम सिर्फ एक चीज जानते हैं कि विश्व की जो धर्म सभा थी उसमें जाकर के बोले, ऐसा तो था ही, लेकिन उसके बाद ये इतने बिजी हो गए स्वामी विवेकानंद जी, बहुत लंबा जीवन इनका नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद जी का अगर हम बात करते हैं, 12 जनवरी 1863 से शुरू होता है, और 4 जुलाई, 4 जुलाई 1902 तक का इनका जीवन था, 39 वर्षों का कुल जीवन रहा। तो जब ये 1893 में गए, कहाँ पर, आपका शिकागो, शिकागो गए, तो उसके बाद जब लोगों ने इनको सुना, जहां पर इनको बोलने का भी थोड़ा सा समय निश्चित था, लेकिन ये बहुत बोले, कहते हैं विश्व का सबसे अधिक लंबा भाषण भी लोग बताते हैं इन्होंने वहां पर दिया। और उसके बाद ये लंदन, ब्रिटेन, इनके इतने अनुयायी हो गए कि लोग इनको हर जगह इनवाइट करते रहे और ये जाते रहे। ठीक है, आगे जानते हो ना, इसी के लिए हम क्या मनाते हैं 12 जनवरी को, मैंने स्टेटिक में आपको बताया था, युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी जन्म हुआ 12 जनवरी 1863, 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ये एक वो लाइन है
जिससे स्वामी विवेकानंद जी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जानने के लिए तो बहुत कुछ है इनके बारे में। बहुत बढ़िया सर जी। पहली महिला 1925 में सरोजिनी नायडू आपने बताई थी। बेटा सुना करो संदीप यादव क्लास ध्यान से। वो प्रथम भारतीय महिला है 1925 में। एनी बेसेंट भारतीय नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी, अंशु कुशवाहा जी को मुक्ति दी जाए भैया। चलो रहने दो, खुश है, कोई दिक्कत? अंशु ना आया करें आप क्लास में, प्यारे बच्चे, क्या कर सकते हैं बताओ। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के अध्यात्मवाद को, अंशु जी कह रहे हैं जी इधर उधर की कोई कहानी मत बताओ, सिर्फ यही पढ़ दो। इधर उधर की बातों में समय खराब होता है। ये उद्योगपति हैं देश के इतने बड़े, इनके पास समय नहीं है पढ़ने का। इनका समय खराब हो जाता है कि हम कुछ बात करते हैं इधर उधर की तो। अविकसित बच्चे कब विकसित होगा? ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट पूछा था कि पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के अध्यात्मवाद को यदि मिला दिया जाए तो इसके विशेष परिणाम होंगे। ये इन्होंने जाकर के बोला उस विश्व धर्म संसद में। इन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और कह करके सबसे बड़ी बात क्या कि पश्चिम प्यारे बच्चे हमारे देश से आगे है। अगर आधुनिकता में हम देखें, पहले हमारा देश कैसा था उसके मायने अलग है कि हम किताबों में ये पढ़ते रहे हमारा देश महान था। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि यूरोप में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ, और यूरोप मशीनरी युग में आगे है। तो क्या बोलते हैं, मशीनरी युग में आगे, तो भौतिकवाद में आगे है। तो उन्होंने बोला कि पश्चिम का भौतिकवाद, यानी कि पश्चिम से मतलब था यूरोप, अमेरिका, और पूर्व का अध्यात्मवाद जो हमारे पास है, इन दोनों को मिलाया जाए तो सबसे बेहतरीन एक दुनिया बनेगी। ठीक है, आगे आएंगे। उठो जागो और तब तक मत रुको तब तक मंजिल ना प्राप्त हो जाए, ये किसका स्टेटमेंट था? ये स्वामी विवेकानंद जी का है। आप सब लोगों ने इसको सुना होगा। लेकिन प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी एक कोट को, किसी भी एक कथन को, सिर्फ हम लोग रोज पढ़ते हैं इनको ही, लेकिन कहते अगर आपने किसी एक कथन को भी अपना लिया ना, किसी महान व्यक्ति के एक कथन को भी पूरी जिंदगी में आत्मसात कर लिया अपने अंदर, उसको आप फॉलो करते हैं, कहते हैं आप सिर्फ एक कोट से कामयाब हो जाओगे, एक कथन से। लेकिन उसका अनुसरण करना होगा आपको। ठीक है, आगे। इनकी पुस्तकें कौन सी है? कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, मरणोपरांत यानी कि बाद में। और भक्ति योग भी पुस्तक कौन किसकी है? इन्हीं की पुस्तक है, भक्ति योग। न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति बुक किसकी है? वो इन्हीं की बुक है। संगीत कल्पतरु बुक इन्हीं की है, माई मास्टर इन्हीं की है, इंस्पायर्ड टॉक इन्हीं की पुस्तक है। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। नारायण सिंह चौहान, बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं, गजब। इनके पुत्र पत्र था इनका, इनके पत्र का नाम क्या था? उद्बोधन। किस भाषा में लिखा था? बंगाली भाषा में। और कहते स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पत्र कौन सा है? वो प्रबुद्ध भारत है। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ था, इनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी था, और इनके भाई हैं भूपेंद्र नाथ। आप इतिहास में जानोगे भूपेंद्र नाथ अनुशीलन समिति से जुड़े रहे प्यारे बच्चे, और एक बहुत प्रबल क्रांतिकारी देश में रहे। अनुशीलन समिति के लिए बहुत शानदार काम इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। विश्वजीत राजपूत सर, आज के आर्मी के पेपर में पूछा गया कौन से मुगल बादशाह को रंगून में रखा गया था, और इसी कमेंट को ये करे जा रहे हैं। लेकिन छोटा प्रश्न है, पूरी क्लास कर देगी। हैं? बहादुर शाह जफर द्वितीय नहीं बताए थे मैंने तुम्हें? निशान सिंह, वेरी गुड। आगे चलें। बंगाल विभाजन 1905, जानते हो बंगाल विभाजन के बारे में? मुझे बताओ बंगाल विभाजन के समय पर गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय तो आपका 1858 में, हालांकि हमको वायसराय बोलना चाहिए,
वायसराय कौन था ये बताएं आप, कॉमन सा क्वेश्चन। तो आप कहेंगे भैया करजन था। अब इसका बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड समझो। सर जी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछें। आलोक कुमार ओझा, वेरी गुड। सर आज प्रैक्टिस सेट होगा क्या 3 बजे? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आज होगा। सैटरडे तो नहीं हुआ था। तो मैंने बोला पश्चिम बंगाल, वो 18 प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपसे बोला, वो 18 हम पूरे करेंगे आपकी परीक्षा से पहले, काहे को चिंता करते हो। देखो ऐसे बंगाल है, जानते हो ना, ये कौन सा हिस्सा है बंगाल, इसके 2 हिस्से कर दिए। इस वाले को बोलते हैं ईस्टर्न और इसको वेस्टर्न, ये पश्चिमी है ये पूर्वी है। आप कहेंगे भैया हम भारत को देखते हैं, भारत का पश्चिम ये है, पूर्वी है, और इधर बोलते हैं पश्चिम बंगाल, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल कैसे? तो बच्चा वो भारत के पूर्व में है, लेकिन इस बांग्लादेश के तो पश्चिम में है, तो बांग्लादेश के पश्चिम में, इसीलिए पश्चिम बंगाल बोलते हैं। असम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था पूर्वी बंगाल में, जिसकी राजधानी क्या बना दी गई, ढाका, और इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया ब्लूमफील्ड फुलर को। ब्लूमफील्ड फुलर को क्या बना दिया गया इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि ये इस क्षेत्र को संभालेगा, ठीक है। पश्चिमी बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, इसकी राजधानी बनाई गई कोलकाता को, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। तो दिक्कत, चलो, माता जी का नाम मैं आपको बता चुका, भुवनेश्वरी। सर जी स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी किसने कहा? वो खितड़ी के महाराज थे प्यारे बच्चे, उन्होंने कहा था। बहुत सही। और किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद अलग अलग थे, आप क्लास में नहीं है क्या? अभी तो बताया आर्य समाज 1875 से जुड़े हुए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, एक होने का तो मतलब ही नहीं बनता। वेरी गुड। भवानी सिंह बहुत अच्छा आंसर दिया। चलो, अंकित रॉय जी मैं जवाब दे चुका हूँ पीछे क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे, देश की कुल आबादी क्या बोलोगे, 40 करोड़ थी उस समय पर, और बंगाल की आबादी कितनी थी, 8 करोड़। यानी कि बंगाल सबसे समृद्ध था, अंग्रेज इसी को पाना चाहते थे, उपजाऊ भूमि इसी की थी, और देश की 20% पॉपुलेशन भी यही थी, जनसंख्या भी यही थी। इसकी घोषणा हुई प्यारे बच्चे कब, आपका 20 जुलाई 1905 को, बहुत जगह 19 जुलाई मिलती है, एकदम से गलत चीज है। लागू हुआ, क्या बोलोगे, लागू, लागू कौन हुआ ये आपका, लागू की डेट लिखना प्यारे बच्चे इसमें, 16 अक्टूबर 1905 लागू हुआ बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905। और एंड्रू फ्रेजर को ये जिम्मेदारी मिली थी इसकी लागू कराने की, लागू कराने की। सर जी स्वामी विवेकानंद जी ने शादी क्यों नहीं की? अरे भैया तुमको क्या लेना उस बात से, कोई शादी करे ना करे उनका अपना चुनाव है। तुम ये देखो ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये अगर शादी क्यों नहीं की है। अक्षय चौधरी जी, ये कहा जाता है, सत्य नहीं है, कहा जाता है कि ऐसा कुछ है। चलो, तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन क्या नाम था, अभी बताया नहीं, नरेंद्र नाथ था। आप सो के क्लास देखते हैं क्या? बिल्कुल रवि, एकदम ठीक है। आगे आएंगे, अब ध्यान से पढ़ेंगे, कमेंट बंद करेंगे। दिमाग की उपज किसके की थी, बंगाल विभाजन पूछे, बैडन बर्न। बैडन बर्न याद है, कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, वही अंग्रेज है। राज्य सचिव इस समय था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिजले। वायसराय था इस समय करजन। क्या लक्ष्य था इनका? इनका लक्ष्य था कि भारत को बांट दिया जाए सांप्रदायिक तरीके से, हिंदू और मुसलमान।
और जब इन्होंने बंगाल को बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बनाए, तो एक तरफ तो ऐसा हिस्सा किया जिसमें मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदू कम हैं, ताकि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों को परेशान करें, और इधर रख दिए कि आपके हिंदू ज्यादा और मुसलमान कम, ताकि ये उनको प्रताड़ित करें, तो ताकि एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो। तो क्या जन्म देना चाह रहे थे? सांप्रदायिकता को जन्म देना चाह रहे थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मना, क्योंकि प्यारे बच्चे क्या हो गया, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो गया। ठीक है। राखी दिवस, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखियां बांधी, बोले कि भाई ये अंग्रेजी शासन हम लोगों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता, हम इसी भारत भूमि के हैं। वंदे मातरम गाया गया, और इसी समय पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा आमार सोनार बंगला, जो बाद में बांग्लादेश का क्या बना, राष्ट्रगान बना। सुदेश गीतम लिखा गया इस समय तमिलनाडु में, ये लिखा था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। सुदेश गीतम एसएससी CHSL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। सुदेश गीतम किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है, जो तमिलनाडु के थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सचिन बहुत अच्छा आप करते हैं। चलो भाई चलें आगे। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन की मैंने आप लोगों को बोला कि इसकी घोषणा कब हुई, बोलेंगे तो कई बार 19 जुलाई भी मिलता है देखने को, तो 20 जुलाई ऑप्शन नहीं होगा तो आप भी 19 जुलाई चुनेंगे। घोषणा हुई इसकी कब? 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई लोगों को पता चल गया कि बंगाल बटेगा, तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया इसके लिए अगस्त में। कब से? इसके जो अगेंस्ट लोग गए वो गए लगभग 15 दिन बाद, यानी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मैं आपको आज ही बता रहा था। अब मुझे बताओ, जो बच्चा क्लास में ध्यान से सुन रहा था कि इन दोनों ने 1875 में कौन सा संगठन बनाया था, याद है? इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष वाला, उसका नेतृत्व उनके बाद में किसने किया था? आनंद मोहन ने और सुरेंद्र नाथ ने। ठीक है, अभय वर्मा वो बहुत जरूरी है। चलो, कविंद्र सिंह जी मटरी नंबर 4 है ये आज की क्लास के, 3 मटरी में पहले देख चुका हूं। इनको कुछ नहीं सूझा। मैंने बताया कि एक बच्चे ने पूछा स्वामी किसने कहा, मैंने बोल दिया महाराज खेतड़ी ने, तो इस बच्चे के दिमाग में आया कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कहेंगे तांबे के अयस्क कौन कौन से हैं, तो मैं आपसे कहूंगा फिर कॉपर पायराइट है, क्यूपराइट है, कॉपर ग्लांस है। फिर ये पूछेंगे जी कॉपर ग्लांस किस तरह से तैयार होगा। ऐसा सिलेक्शन से दूर जाओगे दोस्त, खुद को फोकस करें, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सुने। बहुत बढ़िया उत्तर आता हुआ बहुत सारे बच्चों का। रश्मि यादव जी एकदम ठीक है। परमेश्वर भोंडेकर एकदम सही है। आगे बात समझे। तो बंगाल विभाजन हुआ, फिर विरोध हुआ। विरोध से क्या मतलब था? स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों, यानी विदेश से जो भी चीज आती थी, नमक या कपड़े बात करें, या उनके जो स्कूली शिक्षा थी, बोले इन सबको खत्म कर दो, हम सब लोग अपना बिल्ड करेंगे। तो बनाई गई एक स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्त। नवीन, जो कोई भी बच्चा टॉपिक से हटके बात कर रहा हो उसको ब्लॉक कर देना, अब आएगा मजा। कुछ भी। तो स्वदेशी बांधव समिति, स्वदेशी बांधव समिति क्या बोलेंगे? इसका मतलब था कि हम लोग अपनी स्वदेशी चीजों को बढ़ाएं। डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी क्या बोलोगे? ये बनाई किसने? आपका सतीश मुखर्जी ने। और डॉन सोसाइटी का गठन क्यों किया गया था? शिक्षा के लिए, कोलकाता में। तो अगर हम विदेशी शिक्षा को छोड़ेंगे तो हमारा अपना एक एजेंडा तो होगा कि हम अपने लोगों को शिक्षा किस तरह देंगे। प्राइमरी लेवल से शुरू करेंगे, और अंग्रेजी जो शिक्षा है, क्योंकि मैकाले का प्रभाव था इस समय तक,
मैकाले तो 1833 में ही प्रयास कर चुका था, 34 में विधि आयोग का प्रयास कर चुका था, 35 में अंग्रेजी शिक्षा के प्रयास के लिए काम कर चुका था वो। तो मैकाले की जो शिक्षा थी वो भारत पर कई जगह बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो डॉन सोसाइटी शिक्षा के लिए खोली गई। बंगाल के विभाजन के बाद पहला स्वदेशी कॉलेज खुला रंगपुर में। ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। लवकेश सिंह मेरे दोस्त, टू मच थैंक यू। ठीक है, तो बात समझ गए। स्वदेशी आंदोलन किस लिए चला? स्व यानी कि अपनी, देसी मतलब देश की चीजों को अपनाएंगे हम। कपड़े हम अपने पहनेंगे, विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, विदेशी किसी भी चीज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो विदेश की चीजों को छोड़ करके अपनी चीजों का इस्तेमाल करना, ये स्वदेशी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बंगाल के विभाजन के बाद में पहला स्वदेशी कॉलेज कहाँ खोला गया? रंगपुर में। 1906 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसने कहा कि भाई हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे शिक्षा की। 1906 में बंगाल में खुला बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए, अब बहुत सारे लोगों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, तो उसके लिए क्या हुआ? कार्लाइल को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? कार्लाइल को नियुक्त किया गया। ठीक है, ठीक है रवि, वेरी गुड। आगे आएंगे। मुस्लिम लीग ने बंगाल का विरोध नहीं किया। बंगाल का मतलब बंगाल विभाजन का। मुस्लिम लीग को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज इनको अपने फेवर में कर चुके थे कि अगर हम लोग चले जाएंगे और अगर हम लोग चले गए तो ये हिंदुओं का देश है, तो यहां पर ये तुमको प्रताड़ित करेंगे, मुसलमानों को ये बोला। तो मुस्लिम लीग बना इन्हीं के, अंग्रेजों के संरक्षण से बना। बोले तुम अपनी कोई डिमांड करो, तुम खुद को अलग रखो, अपने हितों की बात करो। तो अंग्रेजों ने चाल चल दी और ऐसा बीज बो दिया जो आज तक खत्म नहीं होता। 1906 में बना था कौन? मुस्लिम लीग। संस्थापक थे इसके सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां, और इनके साथ में एक व्यक्ति थे आगा खां। आगा खां बंगाल के नवाब थे। तो इनको अंग्रेजी शासन ने बोला कि तुम अपना एक लीग बना लो, और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बन गया क्या? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? आपका ढाका में हुई। क्या बोलोगे? ढाका में हुई। इसके पहले अध्यक्ष जो बने वो मुश्ताक हुसैन बने, मुस्ताफ नहीं, मुश्ताक। और जब मुस्लिम लीग बना था तब कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। बहुत बढ़िया सर जी। बंगाल विभाजन नहीं होता तो शायद बांग्लादेश नहीं बनता। फिर बिल्कुल ठीक कह रहे जय सिंह। तो पाकिस्तान ही क्यों बनता? सर मटरी क्या होता है? जो प्यारे बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ता और इधर उधर की बात करता है, ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो एक दूसरी क्लास का बच्चा भी शायद बात ना करे, तो ऐसे बच्चे को हम मटरी कहते हैं। अंकित मौर्य जी को बहुत ध्यान से नहीं समझ में आया, तो उन्होंने बोला सर बंगाल विभाजन हुआ क्यों था। तो हम इतनी देर से दोस्त यही तो बात कर रहे थे कि अंग्रेज क्यों क्यों करना चाहते थे बंगाल विभाजन। ये देखो, ये यहाँ क्या बताया था मैंने आपको? बंगाल विभाजन का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिकता को जन्म देना, है ना? ध्यान से पढ़ा करें। आगे आएंगे जी, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही आंसर बोला है पवन कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है आलोक कुमार ओझा जी। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द भी कर दिया गया। रद्द किया गया अनुशीलन समिति के प्रभाव की वजह से, क्योंकि अनुशीलन समिति, अभी आप आगे पढ़ोगे, उसने इस बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत सारे एक्शन किए। कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या उन्होंने की, और मोटो ये की था कि जो तुमने बंगाल को विभाजित किया है, जो तुम बीज बो रहे हो हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम का, ये तुमको वापस लेना होगा। तो तीसरे दिल्ली दरबार के टाइम पर क्या कर दिया गया? जॉर्ज पंचम आया, उसने बोला बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। ठीक है, किसके समय पर? हार्डिंग सेकंड के टाइम पर। 1911 में दिल्ली राजधानी घोषणा की गई। पहले राजधानी भारत की दिल्ली नहीं थी, कलकत्ता हुआ करती थी। तो 1911 में घोषणा की गई,
और 1912 में दिल्ली क्या बन गई? राजधानी बन गई। राजधानी बन गई। 1927 में नई दिल्ली शहर बसा और 1931 में नई दिल्ली राजधानी बनी। अब आप कहेंगे भैया दिल्ली नई दिल्ली दोनों अलग चीजें हैं। तो दिल्ली आपसे पूछे राजधानी कब बनी तो 1912, और पूछे नई दिल्ली तो 1912 मत लिख देना मटरी की तरह। तब बोलना कि 1912 में तो नई दिल्ली था भी नहीं, नई दिल्ली शहर तो बसाया गया है दिल्ली के बराबर में 1927 में। तब इसको राजधानी बनाया 1931 में, 1931 में। समझ रहे? 1911 की घटना है, तीसरे दिल्ली दरबार के टाइम की। अब बात करते हैं गांधी युग से पहले की बात। मैंने आपको बताया कि जब बंगाल विभाजन हुआ, कब हुआ था, किस वर्ष में, बोले एक बार? 1905 में। वापस कब लिया गया? 1911 में। तो इसके पीछे जो एक्शन रहे वो किसके रहे? अनुशीलन समिति के रहे। लेकिन ध्यान से, अनुशीलन समिति 1902, मिदनापुर, ये बंगाल की जगह है, ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने बनाई इसकी एक शाखा। इसकी जो ढाका शाखा थी वो पुलिन बिहारी दास ने बनाई। हालांकि पुलिन बिहारी दास थोड़ा सा बाद में एक्टिव हुए थे। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा नहीं है सौरभ। कलकत्ता में प्रेमनाथ मित्रा, सरला देवी और अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। तो मिदनापुर शाखा ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ये आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। ढाका में पुलिन बिहारी दास थे, सिर्फ समझे। प्रेमनाथ मित्रा, सरला देवी, अरविंदो घोष। सबसे बड़े इसमें नाम है अरविंदो घोष जी का। ठीक है, सबसे क्रांतिकारी यही हुए, इन्होंने लोगों को एक दिशा दिखाई। तो इसके सदस्य वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाथ भट्टाचार्य, इन तीनों ने युगांतर पत्रिका का संपादन किया और लोगों को जागरूक किया अंग्रेजी शासन के खिलाफ। 1906 में यह बांग्ला में जारी होने वाला एक साप्ताहिक था। लोगों को जागरूक करने लगे और एक्शन करने लगे, किसके खिलाफ? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। 1908 में इन्होंने किंग्सफोर्ड पर बम मामला किया। किंग्सफोर्ड दरअसल में एक जज था जो भारतीय लोगों को छोटे से अपराध के लिए भी कठिन सजा देता था, और ये था आपका मुजफ्फरपुर बिहार में। कहां पर था इसकी पोस्टिंग? मुजफ्फरपुर बिहार में। मुजफ्फरपुर में सेशन बनाकर इसको भेजा था। सेशन मतलब सेशन जज होता है, जिसको हम सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। तो सेशन जज बन के आया किंग्सफोर्ड और सजाएं देने लगा। तो इस पर अनुशीलन समिति ने कार्रवाई की, बोले इसको सबक सिखाना होगा, इसके ऊपर बम फेंकवाओ। सौरभ दुबे, टू मच लव। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद हैं भारत के। और इनकी उम्र आप कहीं पढ़ेंगे 16 साल 17 साल, सब वो गलत लिखा होता है। इनकी उम्र थी 18 साल 9 माह। जिनको 11 अगस्त 1908 को फांसी इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया। इसमें किंग्सफोर्ड मरा नहीं, वो था भी नहीं, उसकी पत्नियां उसमें सवार थी, तो घायल हुई, जिसमें से एक की बाद में चल के मौत हो गई। प्रफुल्ल चाकी जो इनके साथ थे, बम फेंकने वाले खुदीराम बोस जी के साथ में, इन्होंने तो तभी अब की क्या आत्महत्या कर ली थी कि अंग्रेजी शासन मुझको पकड़ के प्रताड़ित करेगा, उससे अच्छा है मैं अपनी जान दे देता हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने राजदूत गोपे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अलीपुर षड्यंत्र मामला हुआ 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों पर। इसी को हम आपका मुरारीपुर भी बोलते हैं, मुरारीपुर, या इसी को हम मणिकोटला बम कांड भी कहते हैं। यहां पर एक बम कांड हुआ, ज्यादा सजाएं हुई नहीं वैसे। बम कांड 4 वर्ष तक की सजाएं इसमें हुई, लेकिन पूछा बहुत जाता है। कुल 38 लोग इस मुकदमे में रहे, जिसमें बारिंद्र घोष, अरविंदो घोष और इनके अलावा 37, सॉरी इनके अलावा अरविंदो घोष के अलावा 37 अन्य लोग थे, यानी बारिंद्र कुमार घोष को भी मिलाए तो 36 अन्य लोग और थे। तो कई बार ये पूछा जाता है कि मणिकोटला बम कांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे, तो अरविंदो घोष थे।
1912 में दिल्ली षड्यंत्र मामला हुआ। दरअसल में देखो, इनको पता चल गया कि राजधानी क्या बनाएंगे, दिल्ली बनाएंगे, और अंग्रेज आएंगे तो इन्होंने बोला कि इन पे भी हमला करो, इन पे भी बम मारो फेंक के, तभी जाएंगे देश से। इसके सूत्रधार थे रासबिहारी घोष और इनके नौकर थे बसंत कुमार। ठीक है, बसंत कुमार को कपड़े पहनाए गए, महिला वस्त्र पहन करके ये चांदनी चौक के उस काफिले में शामिल हो गए, जहां पर जुलूस निकल रहा था, बहुत भव्य जुलूस, क्योंकि राजधानी बननी थी, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी चेंज होनी थी। तो 1911 में क्या लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार भी आप पढ़ेंगे गांधी जी के टाइम पे। तीन लगे हैं ये, एक तो 1877 में, एक 1903 में, और तीसरा 1911 में। तो ये बाहर से जो ब्रिटेन का राजा था वो कुछ घोषणा करने के लिए हमारे देश में आता था, इसी को दरबार बोलते हैं। वायसराय हार्डिंग द्वितीय कौन था इस समय पर, हार्डिंग सेकंड, जब देश की राजधानी बदली है। अन्य व्यक्ति थे जो इस दिल्ली षड्यंत्र मामले में थे, मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद गुप्त, जिनको सजाएं हुई, इसमें फांसी हुई है। तो जब ये हाथी निकला, हाथी पे सवार था हार्डिंग सेकंड, इसकी घरवाली भी हाथी पर बैठी हुई थी, एक महावत बैठा हुआ था, महावत यानी कि जो हाथी को चलाता है। तो भीड़ में से पहुंच गया बसंत कुमार, लोग देख रहे थे ऐसे खड़े होके चांदनी चौक में। बसंत कुमार ने बम मारा फेंक के एकदम से, और फट जाना था हार्डिंग द्वितीय को, बच गया, लेकिन जो हाथी चला रहा था महावत, वो मारा गया। तो बाद में इन लोगों को पकड़ा गया और फांसी दी गई, मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद गुप्त। इंडिया हाउस, जिसको भारतीय स्वशासन समिति कहा गया, ये लंदन में खोला 1905 में, इसी दौरान की बंगाल विभाजन के दौरान घटनाएं हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, शर्मा नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इसी इंडिया हाउस में रहे थे आपका लाला हरदयाल, जिन्होंने क्या बनाई थी, गदर पार्टी। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां था। बोलेंगे भाई एक बार। तो इसी इंडिया हाउस से जुड़े रहे लाला हरदयाल और वीडी सावरकर। आप जानते हैं कि बाद में यही लोग किसे, जैसे अगर हम बात करें, वीडी सावरकर जी ने 1904 में अभिनव भारत बनाया, लाला हरदयाल जी ने क्या बनाया था, 1913 में आपकी गदर पार्टी बनाई थी। बिल्कुल रोशन कुमार, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला आंसर आया है सागर निषाद जी का, वेरी गुड। और जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आंसर देने वाले बच्चे अलग नाम के होते हैं, और जो लगातार कमेंट्स कर रहे होते हैं तब ये गायब हो जाते हैं, तब इनका नाम दिखता तक नहीं है कहीं। तुम मूर्खो, पढ़ लो, मान जाओ। तो दिक्कत समझे इस बात को कि अनुशीलन समिति ने कितना प्रयास किया था। बहुत बढ़िया सर, क्या मैं बुक से पढ़ सकता हूँ? आप दुनिया में कहीं से भी पढ़ सकते हो, बुक नहीं, कहीं से भी जहां से आपको सही लगता हो। इसके लिए मैंने आपको पहले गाइड किया था, पहले दिन ही। चंदन तिवारी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, वेरी गुड। सनोज कुमार जी, गलत आंसर आपने लिखा है, लॉस एंजल्स नहीं है, सैन फ्रांसिस्को है। अंकित रॉय, वेरी गुड। कोई दिक्कत जी? तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब बंगाल विभाजन हुआ है, तो बंगाल विभाजन के समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया, 1911 में। उसके लिए काम किसने किया था, वो काम किया था अनुशीलन समिति ने। अनुशीलन समिति में कौन लोग थे, जिसमें मामला पूछा जाता है आपका, अनुशीलन समिति द्वारा किया गया काम, 1908 का किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, कौन थे, खुदीराम बोस थे, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी थे। और 1912 में हुआ दिल्ली कांड, उसमें क्या हो गया, हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। तो ये हमने जाना कि अनुशीलन समिति प्रयास कर रही थी कि बंगाल विभाजन वापस हो, और बंगाल विभाजन वापस होने के बाद भी उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू रखी। ऐसे ही तुम सोचो, जिस देश ने हमारे ऊपर राज कर रखा था, लंदन, उसी लंदन के नाक के नीचे इंडिया हाउस बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी,
और जो भारत के छात्र विदेश में जाते थे इनको इन्होंने संरक्षण देना शुरू किया, स्कॉलरशिप दे करके, और अपने पास बिठा करके राष्ट्रवाद की चीजें उनको सिखाते। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वीडी सावरकर 1883 में जन्म, 1966 तक महाराष्ट्र में। और पहली बार वीडी सावरकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुत्व शब्द का लेखन में प्रयोग किया आधुनिक लोगों में। अभिनव भारत, ये किनके बारे में पढ़ रहे हैं हम? सावरकर जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सावरकर अभिनव भारत और मित्र मेला 1904 में इन्होंने बनाया। बंगाल विभाजन से पहले की बात है, भारत की आजादी के लिए गठित संगठन। विकास पांडे जी, वेरी गुड। और इन्होंने एक बुक लिखी 1857 का संग्राम, जिसको प्रकाशित नहीं होने दिया गया था, बाद में प्रकाशित हुई। 1911 से 1921 तक जेल में रहे, काला पानी की सजा। ये रखते थे कहां अंग्रेज? सेल्यूलर जेल में। सेल्यूलर जेल कहां पर स्थित है? सेल्यूलर जेल है दोस्त हमारी अंडमान में। कहां पर? अंडमान निकोबार में। वहां पर बंद रखते थे, मतलब काम बहुत कराया जाता था जेल में, खाने को ना के बराबर दिया जाता था, समुद्र से दूर थी, भाग कोई सकता नहीं था, और अधिकतर लोग यहाँ बीमार होकर मर जाते थे। ये माना जाता था काला पानी की सजा जिसको होगी, इसको सेल्यूलर जेल भेजा गया, उसका जीवन अंत है। तो 1925 में हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, कहां पर? नागपुर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 में। किसने की थी? क्या बोलोगे? डॉक्टर हेडगेवार। आप देखोगे देश में कई जगह हॉस्पिटल मिलते हैं इनके नाम से आज भी। ये 1925 में हेडगेवार से मिले वीर सावरकर, और विलियम कर्जल वाइली की हत्या इन्होंने करवाई 1909 में। 1909 में कर्जन वाइली, जो आपका उस समय पर सिनेमा देख रहा था, मद्रास में एक्टिव था ये, इसकी हत्या करा दी गई। ठीक है, मदन लाल डीगरा के द्वारा। किसने हत्या कर दी? मदन लाल डीगरा ने। करवाई किसने? सावरकर ने। इतनी बात याद रखेंगे। और यहां पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैंने बताया जेल में रहे 1921 में जब रिहा हुए, तो ये कहानी भी मैं आपको बता चुका था कि ये कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन से इन्होंने माफीनामा लिखा, और उसी चीज के लिए बहुत सारे लोग विरोध में रहते हैं कि माफीनामा इन्होंने क्यों लिखा। आप भी सोचिए, किसी व्यक्ति का जेल में सड़ते रहना ज्यादा अच्छा, या फिर बाहर निकल के योजनाएं बनाए कुछ? ये अंग्रेजी शासन को झांसा दे करके कि बस बाहर चलते हो तब योजना बनाएंगे, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। ठीक है भैया, कितना खाना देते थे सेलुलर जेल में? इतना खाना देते थे कि जिससे वो जीवित रह पाए, बस सिर्फ इतना खाना। अवधेश कुमार जी, वेरी गुड। आपके अंदर ये उत्साह होना चाहिए, करोगे। चलो भाई, गदर पार्टी। गदर पार्टी, प्यारे बच्चे, इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। और 1913, 93 नहीं, 1913, सैन फ्रांसिस्को, जो मैं आपसे पूछ रहा था, सैन फ्रांसिस्को, जो कहां पर स्थित है? अमेरिका में। इसकी इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। दरअसल में क्या था प्यारे बच्चे, 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था। तो इन लोगों को पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जो ब्रिटेन है, इसको सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। तो सैनिक कहां से लेगा? ये भारत से लेगा। तो ये बोले कि हम भारत पर उल्टा दबाव बनाएंगे कि पहले हमको मुक्त करो, पहले हमारी स्वतंत्रता की बात करो, तब हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तो गदर पार्टी इसको बोलते भारतीय क्रांति की जननी। अब भैया अमेरिका में इतनी दूर क्यों? अमेरिका में इतनी दूर इसीलिए क्योंकि प्यारे बच्चे, यहां पर वो लोग थे जो कनाडा में सेटल थे, तो वो नजदीक थे, और इन लोगों के पास पैसा था, जिसमें कुछ सैनिक वहां जाकर के बिजनेसमैन बन गए, कनाडा में, अमेरिका सेटल हो गए थे, या फिर कुछ आपका उद्योगपति, इन सबको मिला लिया गया। बोले भारत के लिए हम लोगों को लड़ना है।
और ये प्रशांत महासागर पर पड़ता है अमेरिका, इसीलिए इसको प्रशांत महासागर का हिंदी संघ कहा गया। हिंदी संघ क्योंकि हिंदुस्तान के लिए लोग बात कर रहे थे। तो किसी भी पार्टी की, प्यारे बच्चे, स्थापना और उसके संस्थापक हमेशा आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कौन थे? पंजाब के किसान थे, भूतपूर्व सैनिक थे। लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष नहीं थे, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे जो इसके अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाकना। देवेंद्र मौर्य जी बड़े आराम से पढ़ते रहे। उपाध्यक्ष कौन थे इसके? केशर सिंह थतगढ़। और लाला हरदयाल जी के पास कौन सा पद था? तो आप कहेंगे महामंत्री। 1913 में इसी पार्टी के द्वारा चलाई गई मैगजीन थी गदर मैगजीन। गदर मैगजीन, जिसको किस भाषा में, प्यारे बच्चे? उर्दू भाषा में। फिर इसको पंजाबी में लाया गया और पंजाबी के बाद इसको हिंदी में। गदर मैगजीन कहां से छपती थी? युगांतर आश्रम से। और नारा क्या था इनका, गदर पार्टी का? जंग दा होका। जंग दा होका बोलेंगे भाई, नोट कर लेंगे आराम से अच्छे से। सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो ऐप से डिलीट हो रखी है। नवीन दिखवाना भाई, ये नोट कर लो उसको कागज में। हाँ चलो। सर उस समय नौ ये सैनिक कहाँ थे? सैनिक, प्यारे बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सेना नहीं रखती थी, उसी के सैनिक ही हुआ करते थे। हरि सिंह, आप शायद ध्यान से सुन नहीं रहे होंगे, ये मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है। चलो। हाँ बिल्कुल समीर चौधरी, वेरी गुड। ठीक है, आगे आएंगे। होम रूल आंदोलन। देखो, जब, प्यारे बच्चे, हमारा चला था 1913 में गदर आंदोलन, तो गदर आंदोलन चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को हमारी जरूरत पड़ी। गांधी जी देश में आ चुके थे। गांधी जी ने लोगों से कहा कि जो ये ब्रिटिशियर्स हैं इनकी तरफ लड़ो, क्योंकि ब्रिटिशियर्स ने वादा किया है कि ये युद्ध जीतने के बाद हम आपको स्वतंत्र कर लेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या कहा? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। गांधी जी ने भर्ती करवाई अंग्रेजों के लिए। तो ये होम रूल आंदोलन था। इन्होंने कहा नहीं, बाद में स्वतंत्र नहीं, अभी बीच में करो ना, हम और ज्यादा पावर के साथ आपके साथ लड़ेंगे। होम रूल आंदोलन 1916। भारतीयों को वे अधिकार मिले जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने दे रखे हैं। देखो, कनाडा में अंग्रेजों का राज था, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों का राज था, न्यूजीलैंड में था, और साउथ अफ्रीका में है। आपने पॉलिटी में एक टर्म पढ़ी होगी, डोमिनियन स्टेटस। तो इन देशों को डोमिनियन स्टेटस दे रखा था और भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं था। तो बोले ये लोग कि भाई हमको भी बीच में सारे अधिकार दो। दो लोगों ने चलाया है होम रूल आंदोलन, हमेशा पूछा जाता है, दोनों इंपोर्टेंट है। सबसे पहले अप्रैल में 1916 में, और फिर सितंबर 1916 में। पहले चलाया तिलक जी ने, गंगाधर, क्या बोलोगे, बाल गंगाधर तिलक जी ने, पुणे में। और एनी बेसेंट जो भारतीयता के साथ जुड़ चुकी थी, उन्होंने इसको चलाया सितंबर में। कहां पर? मद्रास, यानी कि चेन्नई में। तो होम रूल कितने ने चलाया है? खुद ने। अब सोचोगे होम माने घर, रूल माने शासन, तो हमारा देश, उसमें क्या होना चाहिए? होम रूल, घर का शासन। तो इसको बोलते हैं गृह शासन। हमारा देश, अंग्रेज हमारे लिए कायदे क्यों बनाए, नियम क्यों बनाए? हम खुद बनाएंगे। बाल गंगाधर तिलक जी के पत्र थे मराठा और केसरी। देखो, मराठा को मराठी भाषा में नहीं लिखा गया था, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। पूछ लेगा केसरी पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठा और केसरी। मराठा किस भाषा में है दोस्त? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी मराठी भाषा में। ठीक है, बहुत बढ़िया अमर, बहुत शानदार।
आगे आगे यहां देखेंगे ध्यान से। तो इन बाल गंगाधर तिलक ने जो अपना पत्र है उसमें लिखा, देश का दुर्भाग्य शीर्षक से लिखा, देश का दुर्भाग्य शीर्षक से लिखा। और यहीं पर इनको गिरफ्तार करके मांडले जेल में भेजा गया था 1908। 1908 इनको गिरफ्तार करके मांडले जेल में भेजा गया, जहां पर तिलक साहब ने क्या लिखी, गीता रहस्य बुक लिखी। और 6 वर्ष के लिए इनको जेल में भेजा गया था, मांडले जेल में। दरअसल में देश का दुर्भाग्य शीर्षक से जब इन्होंने लिखा अपने पत्र में, तो मुझे बताएं मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, 1908 में। तो इन्होंने अपने पत्र में खुदीराम बोस की तारीफें लिखी। बोले खुदीराम बोस ने जो किया है वो बहुत शानदार काम किया है। तो इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इनको गिरफ्तार करा करके कहाँ रखा, मांडले जेल में। और मांडले जेल कहाँ है, ये म्यांमार। उस समय तो इसको बर्मा हम बोलते थे, म्यांमार। ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। भारत की आजादी के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। होम रूल आंदोलन मैंने बदला, मद्रास वाला किसने चलाया, एनी बेसेंट ने। पुणे वाला किसने चलाया, बाल गंगाधर तिलक जी ने। इनके 2 पत्र हैं, मराठा केसरी, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी भाषा में। और मद्रास में किस किसने चलाया, एनी बेसेंट ने। एमी बेसेंट ने लिखी कॉमनवील, कॉमनवील नहीं कॉमनवील, और आपका न्यू इंडिया मैगजीन। न जाने कितनी बार पूछा गया, न्यू इंडिया मैगजीन से संबंध किसका था। बहुत बढ़िया राजेश यादव जी, थैंक यू। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से संबंध किसका था, वो एनी बेसेंट का था। और बाल गंगाधर तिलक जी का संबंध किससे था, मराठा और केसरी से था। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में। कौन सा अधिवेशन था बोले एक बार, तो आप कहेंगे सूरत अधिवेशन था जी। ठीक है, सूरत अधिवेशन था। तो 1916 में जब एक हुए नरम दल और गरम दल, उसके लिए सबसे ज्यादा काम जो किया वो एनी बेसेंट, रोसा मेहता जी की मृत्यु हुई थी, मैंने आपको वहां बताया था। सबसे ज्यादा काम किया एनी बेसेंट ने। और आपका कौन दूसरे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने बोला कि भाई हम सब लोगों को एक साथ चलने की जरूरत है। तो नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल एक हो। तो 1916 में गरम दल कांग्रेस में मिल गया और मुस्लिम लीग भी एकजुट हो गया। मुस्लिम लीग एकजुट क्यों हो गया, क्योंकि 1912-13 के बाल्कन युद्ध तुर्की का साथ देने से इनकार कर दिया था अंग्रेजों ने, जबकि अंग्रेजों ने इनको भी वादा किया था। जो तुर्की से युद्ध हुआ, तुर्की को इन्होंने वादा किया था अंग्रेजों ने कि जब बाल्कन कंट्रीज के साथ तुम्हारा युद्ध या कभी कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ये मुस्लिम समझ गए कि ये जो मुस्लिम लीग 1906 में इन्होंने हमसे बनवाया है, भविष्य में ये हमारा साथ दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सर मांडले जेल बर्मा में थी। हाँ, बर्मा म्यांमार को ही बोलते हैं भैया, पुराना नाम है उसको। करते नहीं हो क्या क्लास तुम ध्यान से सारी। नरमपंथी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु इस समय तक हो गई थी। तो एक कारण तो ये था कि ये गरम दल के विरोधी व्यक्ति थे फिरोज शाह मेहता। एक तो इनकी मृत्यु हो गई, और साथ में क्या हो गया, इन्होंने प्रयास किया और मुस्लिम लीग को भी ये उदाहरण दिया गया कि अंग्रेजों ने तुम्हारा साथ दिया नहीं, यानी तुर्की में नहीं दिया तो यहां भारत में ही क्यों देंगे। कहने की बात है ये सारी घटनाएं हुई और नरम दल और गरम दल एक हो गए 1916 में। 1917 में दोनों होम रूल एक हो गए, यानी कि पुणे वाला भी और मद्रास वाला भी। दोनों ने बोला अलग अलग से अच्छा हम एक साथ सारी फंक्शनिंग करते हैं। 1920 में गांधी जी ने अखिल भारतीय होम रूल संघ बनाया। गांधी जी इस समय देश में आ चुके थे और इसके अध्यक्ष बने। बाद में ये होम रूल लीग भी किस में मिल गया, कांग्रेस में मिल गया। बहुत बढ़िया, मणिपाल सिंह जी ने लिखा है, अंबिका चरण मजूमदार 1916, रमदल प्लस कलमदल प्लस मुस्लिम लीग। और ठीक लिखा है बच्चे आपने। पूर्णिमा यादव जी एकदम सही उत्तर है आपका। अभय वर्मा जी आपका भी आंसर एकदम सही है। बहुत गजब, बात को समझे। आप लोग जानती है गरम दल में कौन कौन नेता थे, आपका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल।
तो इनके बारे में भी एक बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, ये इनका जीवन है यहां से लेकर के यहां तक। ये महाराष्ट्र में गणित के अध्यापक थे, और जो आज देश में जाति प्रथा है उसको ये सही मानते थे। इनका कहना था कि जाति जो व्यवस्था है जो बटी हुई है वो सही तरीका है। इनका उपनाम था भारतीय क्रांति का जनक। किसने कहा है? नेहरू ने कहा है। आधुनिक भारत के निर्माता किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अनिकेत, अब बताते हैं कहाँ देते हैं कुछ। अब वो बताते हैं कहाँ देते हैं कुछ, सवाल खुद पूछते हैं खुद जवाब देते हैं। अब बताते हैं। अनिकेत, मैं समझ नहीं पाया, आपकी अपनी बात स्पष्ट रखें, मैं जरूर पढ़ूंगा। कुछ सवाल पूछते हैं। शायरी लिख रहे हो तुम, या मुझसे कह रहे हो, या क्या बात कह रहे हो? ये तो बताओ, सही से तो लिखो भाई। हिस्ट्री लगभग एक वीक में हम खत्म कर लेंगे। ठीक है? एक वीक में, एक वीक से पहले ही हो जाएगी। इन्हीं का उपनाम क्या है प्यारे बच्चे? लोकमान्य है। रोज हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ा जाता है प्यारे बच्चे 2 घंटे में, बहुत। 1.5 घंटे पढ़ेंगे, किस दिन 1.25 घंटे पढ़ेंगे, किस दिन 1.25 घंटे, किस दिन 2 घंटे पढ़ेंगे पूरे। लोकमान्य हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए इन्होंने काम किया है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। लाला लाजपत राय जी, इनको पंजाब केसरी, पंजाब का शेर बोलते हैं, 1865 से लेकर के 1928। जब स्कॉट के द्वारा लाठियों का प्रहार होगा, जब साइमन कमीशन का विरोध ये करेंगे, तब इनकी मृत्यु हो जाएगी। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। दरअसल में आपने एक चीज पढ़ी होगी, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़े हैं या नहीं? यस और नो? व्हाइट मैन कमीशन ये आया था 1919 के, उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच कर रहे हैं। अब इसमें 7 सदस्य थे, भारतीय कोई था नहीं, तो सब लोगों ने ये विरोध किया कि भारतीयों के सुधार की बात की जांच होनी है तो भारतीय तो शामिल होने चाहिए। तो 3 फरवरी 1928 को व्हाइट मैन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ आया? मुंबई आया। मुंबई आया तो इसको विरोध हुआ मुंबई में भी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा, और लाहौर में, जिसमें इसमें के 7 सदस्य थे, इसमें व्हाइट मैन कमीशन में, तो लाहौर पहुंचा तो विरोध किया लाला लाजपत राय जी ने। विरोध करने वाले लोगों में बहुत सारे लोग थे, नेहरू जी भी वहीं मौजूद थे, सरदार भगत सिंह जी उसी भीड़ का हिस्सा थे। तो अंग्रेजी शासन ने क्या किया, यहाँ पर स्कॉट जो था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसने लाठियां बरसाई। लाठियां बरसाई गई, तो बोलेंगे लाठियां बरसाई गई और इनकी जान चली गई। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला जी की मौत हो गई। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पर स्कॉट था, जिसने आदेश दिया था लाठियां चलाने का। मृत्यु हो गई इनकी 17 नवंबर 1928 को, लाठियों की वजह से। अस्पताल में भर्ती रहे और कुछ समय बाद मारे गए। एएसपी सैंडर्स, एएसपी था इस समय सैंडर्स, इसने भी लाठी मारी। और यहां पर स्टेटमेंट लिया गया सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा कि 1 महीने के अंदर लाला जी की मौत का बदला लेंगे। और 17 नवंबर को इनकी मौत के बाद 17 दिसंबर 1928 को इनकी मौत का बदला लिया गया। किस किस ने बदला लिया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने जाकर के सैंडर्स को गोली मार दी, जो क्या था? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। लाला लाजपत राय जी की बुक कौन कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया, पत्र है तरुण भारत, और यंग इंडिया। यंग इंडिया को कई बार हम समझते हैं कि सिर्फ गांधी जी ने बाद में आके इसका संचालन संभाला है। बिल्कुल रवि, एकदम से ठीक है, सबसे कम उम्र के शहीद हैं। तो दिक्कत इस बात में, ये लाला जी के बारे में बात हुई। अब आते हैं 1923 के विशेष अधिवेशन पर।
अच्छा, गांधी जी के लिए मैंने कई बार बताया है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? चोरी चोरा कांड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तब ये चीजें हम कल समझ पाएंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में, बोले एक साल में हम मुक्ति देंगे। लेकिन 4 फरवरी 1922 को जब चोरी चोरी हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वापस ले लिया तो देश का बहुत सा वर्ग उनके खिलाफ हो गया। तो 1923 का जो विशेष अधिवेशन था दिल्ली वाला, उसमें गांधी जी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए कि गांधी जी की नीतियां सही नहीं है, और गांधी जी गिरफ्तार भी हो चुके थे इस समय तक, क्योंकि चोरी चोरी कांड का मुख्य अभियुक्त सरकार ने उनको माना और 6 वर्ष की सजा भी दी। बताओ, कुछ बच्चों को पढ़ना ही नहीं होता। कुछ बच्चे अभी भी 5 फरवरी बताते हैं। मैं इनको आज तक 10 बार ये डेट बता चुका हूँ कि 5 फरवरी सही डेट नहीं है। अभी भी कई बच्चे आज भी 5 फरवरी लिख रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। और फिर यही बच्चे हैं जो कहीं भी जाकर के बोलेगा, भैया जी मुझको इतिहास समझ नहीं आता। तुमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सरकार से तुम ये चाह रहे हो कि पेपर पास करके सरकार तुमको पूरी जिंदगी तनख्वाह दे, और तुम बेसिक चीजें जानते नहीं हो, तो बाकी चीजें कैसे समझ आएंगी? कहाँ रहते हो यार तुम पढ़ाई के टाइम पे भाई? राव शिवम सिंह जी, विपिन चंद्रपाल का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। विपिन चंद्रपाल पहले नरमपंथी थे, फिर गरमपंथी हो गए। जब अंग्रेज उनके पीछे लगे, उनको परेशान किया, फिर से नरमपंथी हो गए वो। ऐसे विपिन चंद्रपाल थे। 1922 गया अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। उपाध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने भी कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया और 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है। छात्र वर्ग, जो उसको स्कूल जाने से गांधी जी ने रोक दिया था, इसने अपना बोले हम अंग्रेजों से खुद लड़ेंगे, HRA बनाया। क्या बनाया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन्होंने बनाया, जिसके संस्थापक कौन बने? सचिंद्र सान्याल, नरेंद्र मोहन, प्रतुल गांगुली, प्रतुल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। सचिंद्र सान्याल इसको बाद में राम प्रसाद बिस्मिल को ही सुपुर्द करके चले गए थे। और ये स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय प्रजातांत्रिक संघ HRA की, कानपुर में 1924 में। ये सब लोग कौन थे? ये सब लोग छात्र थे। कोई दिक्कत? ठीक है सुनील कुमार। अच्छा, और कौन 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 सदस्य हैं इसके जो बाद में जुड़े थे? चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे। अशफाक उल्ला खां। HRA की एक मैगजीन थी रिवॉल्यूशनरी। उन्होंने गांधी जी को कहा कि ये स्थिति के आधार पर भेष बदल लेते हैं, और अपनी कही हुई बातों पर, कहते कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, अपनी बातों पर खुद ही फिर मुकर जाते हैं। छद्मवेशी महात्मा गांधी को इन्होंने कहा था। छद्मवेशी मतलब कि बहरूपिया। जो इनकी मैगजीन है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब लोगों की। HRO के सदस्यों ने काकोरी एक्शन को अंजाम दिया। मैंने प्रैक्टिस सेट में भी आपको काकोरी एक्शन समझाया, क्योंकि इन लोगों को फंड की जरूरत थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने को, तो इन्होंने ट्रेन पर हमला कर दिया। 9 अगस्त 1925, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुमसे पूछूंगा भारत छोड़ो के समय। सहारनपुर से जो लखनऊ जाने वाली गाड़ी थी, जिसका नाम था 8 डाउ ट्रेन, इस पर इन्होंने हमला किया और कुछ धन इनको मिला वहां से। 4 लोगों को फांसी हुई काकोरी एक्शन में। ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल। बोले एक बार, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, और आपका चौथे कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आजाद यहां से क्या हो गए? फरार हो गए, हाथ नहीं आ पाए अंग्रेजों। चलो भाई, अनिकेत जी का प्रश्न आ चुका है। आप बताने कहाँ देते हैं? कुछ खुद सवाल करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं। टाइम दीजिए 20 सेकंड। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको 20 सेकंड का टाइम दूं, फिर जवाब ना दूं मैं खुद?
फिर आपका आंसर आएगा। तो नहीं होता दोस्त। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, अगर आपको पता है, आपको उत्तर 1 सेकंड में आ जाएगा। समझ रहे हो? और अगर मैंने उत्तर बता भी दिया तो तुमको तो पता है, तुमको ये पता था या नहीं पता था। और तुमको अगर ये पता है कि तुम ये उत्तर जानते हो, तो फिर क्यों ही तुमको चिंतित होना है। और आप ये सोचते हो कि मैं प्रश्न पूछ के आपको कमेंट में लिखने का इंतजार करूं, तो कमेंट 2 मिनट डिले होता है हमेशा। आपके जो कमेंट्स मुझे दिखेंगे वो 2 मिनट बाद दिखेंगे। तो ऐसे तो मैं बोलूंगा 2 मिनट बाद इसमें दिखेगा, 30 सेकंड रुकने के लिए आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी एक मटरी हैं। समझ में आई तुम्हें मेरी बात में क्या बता रहा हूँ? ठीक है। 1928 में एचआरए का नाम बदल करके एचएसआरए कर दिया गया। एक शब्द एस जुड़ा इसमें, एक शब्द एस जुड़ा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, और ये सरदार भगत सिंह जी ने ये शब्द को जुड़वाया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचएसआरए। कहाँ बना था ये? फिरोजा शाह कोटला मैदान, जिसको अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं अनुराधा। ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो एचआरए क्या बन गया? एचएसआरए। दरअसल में इस समय आपका सरदार भगत सिंह जी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, तो उनका अपना एक संगठन था नौजवान सभा, जो उन्होंने 1926 में बनाया था। उसमें बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स थे, तो वो नौजवान सभा भी इसी में मिला ली गई, एचआरए में। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928। यहाँ से हम लोग कल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ों को आप एक बार पढ़े ध्यान से। जो चीज़ें मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई हैं, उन चीज़ों को आप लोग हमेशा मार्क पर रखें। और मैं हिस्ट्री के लिए आप लोगों से पहले ही कह चुका हूँ, क्वेश्चन बनाने की बात है, अंतिम गागर में सागर करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ अगर क्लास में आप आते हैं तो एटलीस्ट ध्यान से सुना करो। और मैं बोलूँ, इस क्लास में सुनने के लिए तो मात्र शायद 20 या 30% बच्चे आते होंगे। किसी की दिक्कत ये है कि उसकी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, किसी की दिक्कत है मेरी बुक कैंसिल हो गई है। कैसे बढ़ोगे रे? कैसे तुमने जो सपने देखे हैं कैसे प्राप्त करोगे इनको ऐसे? कहानियां सुन के कि रिक्शे वाले के बच्चे ने आईएएस परीक्षा निकाल ली, तुम ये सोचते हो कि तुम भी निकाल लोगे? वो ऐसे बच्चे नहीं है दोस्त। वो पता कैसे पढ़ते हैं? टीचर है मधुकर कोट में, ऐसे इतिहास पढ़ाते हैं, वो टिक 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 स्लाइड ऐसे बोलते रहते हैं बस। इस बच्चे को अपने नोट्स बनाने होते हैं, वो खुद बना लेता शॉर्ट नोट्स। कहते हैं होशियार बच्चे को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और जो खुद ही नहीं समझना चाहता, जिसको यही दिक्कत है जी, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं कह रहा इस बैच से मेरा सीजीएल तैयार हो जाएगा। अरे पहले भैया इस परीक्षा को तो पास कर ले, सीजीएल बाद में निकाल लेना। तुमको जब ये परीक्षा दोगे तो पता चल जाएगा खुद ही तुम्हारे अंदर कितना दम है। और जब एमटीएस ही नहीं निकाल पाओगे तो फिर सीजीएल का कैसे सोचोगे? नहीं, जिसकी तैयारी कर रहे हो पहले उस परीक्षा को निकालो। इतना गाइड किया जाता है तुम लोगों को, तुम होगी कमेंट्स बंद नहीं होते तुम्हारे। कुछ भी लिख रहा है कोई, कह रहा है कि कल अतीक अहमद मारा गया, बताओ तुम्हारा क्या लेना देना? सरकार अपना काम कर रही है। क्यों नहीं पढ़ते हो भैया? पढ़ा करो प्लीज। पैर पकड़ू तुम्हारे, पढ़ लिया करो। जिस दिन रोगे ना बैठ करके अकेले में, तब याद आएगा काश में पढ़ लेता। और तब कुछ सुधार नहीं हो सकता, अवस्था चली जाएगी ये। तो पढ़ लो प्लीज, कर लो मेहनत भाई। ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल। थैंक यू।